नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण का रुख बदलता है लेकिन तरीका रहता है बिल्कुल वही। विध्वंस, तबाही, खून खराबा और कोहराम की वो चीखें जो मानवता का दम घोट देती हैं। बस वक्त बदलता है और बदल जाती है जगह, लेकिन तबाही का मंजर हर जगह एक जैसा ही खौफनाक नजर आता है। आज दुनिया एक बार फिर जंग की उसी दंश को झेलने की कगार पर खड़ी है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं, बल्कि ये बताती हैं कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप कितना घातक और प्रलयकारी होने वाला है। और ये हैं वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए, मॉस्को का रेड स्क्वायर विक्ट्री डे परेड की आड़ में व्लादिमीर पुतिन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि एक सीधी चेतावनी है। पुतिन की नजरें हैं सीधे तौर पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की पर। संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी हद में रहिए वरना अंजाम इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूस ने साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ का मतलब होगा सर्वनाश। अब नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी कि जिस तरह से जल डमरू मध्य, क्या ईरान यहां पर नाकेबंदी करके दुनिया का ध्यान भटका रहा है। आशंका गहराती जा रही है कि हॉर्मुज में अमेरिका और पश्चिमी देशों को उलझा करके ईरान पर्दे के पीछे अपने परमाणु बम को अंतिम रूप दे रहा है। क्या ईरान दुनिया का अगला न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी कर चुका है? और अगर हॉर्मुज की आड़ में परमाणु बम का निशाना साधा गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ शांति भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और तीसरी और सबसे खौफनाक तस्वीर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। सन की किम ने एक ऐसा संविधान पास किया जो दुनिया को तबाही की गर्त में धकेल सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से डरे किम ने नया पैंतरा चल दिया है, ऑटोमेटिक एटम बम। जी हाँ, किम के नए नियम के अनुसार अगर किसी भी मुल्क ने उसे मारने की कोशिश की तो उत्तर कोरिया का परमाणु सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। बगैर किसी मानवीय आदेश के एटम बम फटेंगे और फिर जो होगा उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। रूस की जिद, ईरान की रणनीति और किम जोंग उन का पागलपन, क्या ये तीनों मिलकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाले हैं? सवाल गहरा है और वक्त है बहुत कम। आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर, रूस के मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की धूम। तो बड़ी खबर, रूस के मॉस्को में विक्ट्री डे परेड मनाया जा रहा है। जी हां, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। विक्ट्री डे के मद्देनजर रूस में हाई अलर्ट है। यूक्रेन से ड्रोन अटैक का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया, रेड अलर्ट। पुतिन ने हमलों पर ज़ेलेंस्की को बाकायदा धमकी दी है कि अगर गुस्ताखी की इस विक्ट्री डे परेड में कोई घटना को अंजाम देने की तो उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं विक्ट्री डे परेड की। आखिर रूस का ये विक्ट्री डे क्या है, क्यों है, कैसे मनाया जा रहा है? रूस का विजय दिवस कैसे धूमधाम से मना रखे हैं? पूरा देश जश्न में सराबोर है क्योंकि इस बार का विक्ट्री डे बहुत ज़्यादा खास है, परेड बहुत ज़्यादा खास है। आपको बताते हैं क्या क्या खास है इस दौरान। दरअसल मॉस्को के रेड स्क्वायर में ये विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई। 1995 के बाद हर साल परेड का आयोजन होता है और विक्ट्री डे परेड के जरिए सैन्य ताकत की नुमाइश की जाती है। टैंक, तोप, मिसाइलें, ड्रोन परेड में शामिल होते हैं। हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेना पर रूस की जो जीत रही थी उस जीत का जश्न आज तक मनाया जाता है, हर साल 9 मई को बड़े धूमधाम के साथ में। और उसी की तस्वीर नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर विक्ट्री डे से जुड़ी हुई। रूस में विक्ट्री डे को लेकर जबरदस्त धूम है। जी हाँ, रूस ने इस बार विक्ट्री डे को खास मनाने की तैयारी की है, लेकिन इसको लेकर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त की गई है। सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विक्ट्री डे को लेकर मॉस्को में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। समझिए सुरक्षा कितनी बारीक तरीके से की जा रही है। और यही वजह है कि एक तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, हथियारों की नुमाइश हो रही है, लेकिन आसमान से कहीं ना कहीं डर है लगातार। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इस विक्ट्री डे और अपनी लोगों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पुख्ता करके रखी है।
आइए अब आपको बताते हैं कि विक्ट्री डे परेड को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं ताकि जश्न में कोई खलल ना पड़ पाए। किस तरह की तैयारियां हैं? दरअसल विक्ट्री डे परेड में मॉस्को पूरी तरह से तैयार किया गया है। मॉस्को को किलेबंदी के तौर पर तैयार किया गया है। परेड को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मॉस्को का चप्पा चप्पा स्पेशल फोर्सेस की तैनाती से पूरी तरह से पटा पड़ा है। मॉस्को में स्नाइपर्स की तैनाती की गई है, उनकी संख्या और बढ़ा दी गई है। पुतिन के लिए पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। विक्ट्री परेड के दौरान 10,000 जवानों की तैनाती है। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर है। रेड स्क्वायर इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। लेकिन ये तो आपने जान लिया कि आखिर क्या क्या है इस विक्ट्री डे में, आखिर परेड में क्या क्या नहीं है वो भी जरा जान लीजिए। इस बार परेड में मिसाइल नहीं है, टैंक बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं। मॉस्को के एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं। एयर शो को रद्द कर दिया गया है। मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया है। आखिर ये किस तरह का विक्ट्री डे है? फिर क्या 1945 में नाजियों को घुटने पर लाने वाला रूस आज 2026 में नाटो के देशों को अपनी शक्ति से दहलाने वाला है? रूस का विक्ट्री डे है आज, वो दिन जब मॉस्को की सड़कों पर लोहे के पैर चलते हैं। लेकिन इस बार का जश्न सामान्य नहीं है। एक तरफ यूक्रेन की सीमा पर बारूद बरस रहा है, दूसरी तरफ मॉस्को को अभेद्य किला बना दिया गया है। इंटरनेट बंद है, स्नाइपर्स तैनात हैं और आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट है। पुतिन क्लियर कट ये साफ कर चुके हैं कि रूस की सेना ना रुकी है और ना ही रुकने वाली है। क्या विक्ट्री डे परेड के बहाने पुतिन ने ज़ेलेंस्की को आखिरी चेतावनी दे दी? क्या नाटो देशों में इस परेड से खलबली मच गई है? मॉस्को का रेड स्क्वायर, वो जगह जहां रूस का गौरव दहाड़ता है। 9 मई की सुबह जब दुनिया सोकर उठी तो मॉस्को किसी छावनी में तब्दील हो चुका था। चप्पे चप्पे पर स्नाइपर्स, 10,000 से ज्यादा जवान और आसमान में मंडराते एंटी ड्रोन सिस्टम। ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये पुतिन का संदेश था कि रूस को हिलाना नामुमकिन है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर ताले लटक गए और पहली बार पूरे शहर को जैमर्स के जरिए एक डिजिटल शील्ड में ढक दिया गया, क्योंकि खतरा बड़ा था। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का साया इस जश्न पर मंडरा रहा था। इसीलिए 15 शहरों में परेड को रद्द कर दिया गया। लेकिन मॉस्को में पुतिन ने झुकने से इनकार कर दिया। इस बार की परेड अलग थी। विशेषज्ञ इसे पुतिन की नई रणनीति कह रहे हैं। जहां एक तरफ मिसाइलों और भारी टैंकों को मोर्चे पर रखा गया, वहीं रेड स्क्वायर पर रूस ने अपनी अनुशासित सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भले ही इस बार हवाई शो रद्द रहा, लेकिन पुतिन की आवाज में जो गरज थी उसने ब्रुसेल्स से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी। Поздравляю вас с Днем Победы!
पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे रूस ने नाजी सेना को धूल चटाई थी। संदेश साफ था, जो हश्र हिटलर का हुआ वही हश्र आज के दुश्मनों का होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच सजी धजी सड़कों पर उतरी रूसी सेना ये बता रही है कि रूस के संसाधन और उसका हौसला अभी भी 1000% बुलंद है। पूरी दुनिया देख रही है कि क्या ये परेड किसी बड़े धमाके का ट्रेलर है। क्या पुतिन विक्ट्री परेड के जरिए यूक्रेन पर फाइनल प्रहार करने वाले हैं। नेटो देशों में बेचैनी है, क्योंकि रूस ने साबित कर दिया है कि पाबंदियों और युद्ध के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य मशीनरी थमी नहीं है। उन्नीस के बाद से हर साल होने वाली ये परेड इस बार रूस के अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक बन गई है। मॉस्को की सड़कों पर बजती जूतों की थाप ने दुनिया को बता दिया कि रूस न पीछे हटा है न पीछे हटेगा। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इस चेतावनी को समझेंगे या मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक महाजंग की ये आग सबको स्वाहा कर देगी। पुतिन ने रेड स्क्वायर से हुंकार भर दी है। ये सिर्फ रूस की जीत का जश्न नहीं, बल्कि नेटो के लिए एक वेकअप कॉल है। मॉस्को की किलेबंदी और पुतिन के तेवर बताते हैं कि आने वाले दिन दुनिया के लिए और भी भारी होने वाले हैं। क्या ये विक्ट्री डे परेड किसी नई जीत की शुरुआत है या फिर विनाशकारी मोड़ है, ये तो वक्त बताएगा। मॉस्को की किलेबंदी और पुतिन के तेवर ने एक बात साबित कर दिया है कि दुनिया के लिए आने वाले दिन और भारी होने वाले हैं। सवाल ये नहीं कि विक्ट्री डे परेड कितनी भव्य है, सवाल ये है कि क्या ये परेड किसी नई जीत की शुरुआत है या फिर किसी महाविनाशकारी मोड़ की दस्तक है। क्या पुतिन की जिद के आगे नेटो और यूरोपीय देश बेबस हो चुके हैं या फिर पुतिन का वो मकसद जिसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर धावा बोला था वो अभी भी अधूरा है। पुतिन की आंखों में इस बार एक अलग चमक है, एक ऐसी जीत की चाह जो सिर्फ डोनबास या क्रीमिया तक महदूद नहीं लगती। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का मिशन अभी अधूरा है। वो सिर्फ यूक्रेन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोवियत संघ वाला वो पुराना रसूख दुनिया फिर से देखे। इधर यूरोप की बेचैनी बढ़ गई है। फ्रांस से लेकर जर्मनी और पोलैंड तक राजधानियों में खलबली है। यूरोपीय देश की अगली रणनीति अब सिर्फ बचाव की है। वो और हथियार भेज रहे हैं और पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पुतिन की गैस और सैन्य शक्ति के आगे नेटो का एकता का किला दरकता नजर आ रहा है। तो क्या हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कूटनीति के शब्द खत्म हो चुके हैं और सिर्फ बारूद की भाषा बची है? पुतिन की जिद ने यूरोप को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। या तो रूस की शर्तों पर समझौता करो या फिर एक ऐसी अनंत जंग के लिए तैयार रहो जो पूरे महाद्वीप को राख कर सकती है। बहरहाल पुतिन का अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब शायद उन फाइलों में बंद है जो मॉस्को के वॉर रूम से बाहर नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। रूस के 15 शहरों में विक्ट्री डे परेड नहीं होने वाली है। बड़ी खबर, एक तरफ रूस मना रहा है विक्ट्री परेड, लेकिन इस बीच 15 ऐसे शहर रशिया के जहां पर कोई परेड नहीं है। 15 से ज्यादा शहरों पर हमले की आशंका के चलते ये निर्णय लिया गया है, पाबंदियां लगाई गई हैं। हमले की आशंका को देखते हुए विक्ट्री डे परेड बैन कर दी गई है कई जगहों पर। मॉस्को, जहां पर सबसे बड़ा आयोजन, वो भी पूरी तरह से सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब विक्ट्री डे परेड को लेकर खबर ये कि 15 से ज्यादा ऐसे शहर हैं रशिया के जहां पर नहीं मनाया जाएगा विक्ट्री डे परेड को। इसी बीच एक और बड़ी खबर, विक्ट्री डे परेड के बीच में यूक्रेन का रूस पर भीषण हमले की खबर। रूस के सैन्य ठिकानों पर करारा हमला हुआ है। बड़ी खबर यह है, यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में जमकर तबाही मचा दी है। जी हां, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमले की खबर है। सैन्य ठिकानों पर करारे अटैक की तस्वीर सामने आ रही है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है यूक्रेनी ड्रोन ने, रूस में तबाही मचाई। दरअसल इसी बात का डर था, एक तरफ जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की गैदरिंग, उसी जगह पर ज़ेलेंस्की हमले को अंजाम देना चाहते हैं और यही वजह है कि पुतिन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। आइए बढ़ते हैं आगे, बताएंगे आपको रूस और यूक्रेन पर किस तरह से लगातार अदावत देखने को मिल रही है। आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के इन 4 सालों में किसको कितना नुकसान हुआ है, जो सबके अपने अपने दावे हैं। अब दरअसल रूस यूक्रेन के बीच में अगर देखा जाए तो रूस को, जहां पर सैनिकों की मौत की बात करें, दावा किया जाता है कि 10 से 12 लाख सैनिकों की मौत रूस में हुई है, तो यूक्रेन ने 5 से 6 लाख सैनिकों को खोया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जाता है सैन्य वाहन, रूस के 24,000 से ज्यादा सैन्य वाहन तबाह हुए, तो यूक्रेन के 11,000 से ज्यादा सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा टैंक या बख्तरबंद वाहनों की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां रूस की तबाह हो गई हैं, तो यूक्रेन को लगभग 5,500 से ज्यादा टैंक बख्तरबंद वाहनों के बर्बाद होने की खबर सामने आ रही है। इसी तरह से दावे ये किए जा रहे हैं कि लगातार नागरिकों की मौत भी इस दौरान हमलों में हुई। रूस के 15,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत की खबर है, तो यूक्रेन में 8,000 से ज्यादा नागरिकों की जान जाने की भी खबर इस दौरान सामने आ रही है। क्या 4 साल से चल रहा विनाशकारी युद्ध रुकने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? दुनिया इस वक्त हैरान है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि 9 मई से 11 मई तक रूस और यूक्रेन के बीच बंदूकें शांत रहेंगी। 1000 के बदले 1000 कैदियों की अदला बदली होगी और ट्रंप इसे शांति की शुरुआत कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि जिस वक्त सीज फायर की खबरें टाइप हो रही थी, उसी वक्त यूक्रेन के ड्रोन रूस में धमाके कर रहे थे और पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही थी। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक छलावा है? क्या ये महायुद्ध से पहले की एक छोटी सी सांस है? military maneuver. व्हाइट हाउस से मीलों दूर फ्लोरिडा के मारे लागो से एक पोस्ट आता है और दुनिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सीधी दखल के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की 3 दिनों के युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। 9 मई वही दिन जब रूस अपना विक्ट्री डे मना रहा है। उसी दिन से गोलियों की गूंज थमने का वादा किया गया। सबसे बड़ी बात, 1000 वर्सेस 1000 का फॉर्मूला। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन अपने अपने 1000 युद्धबंदियों को रिहा करेंगे। ज़ेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रंप इसे सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ
विक्ट्री डे की परेड को सुरक्षित रखने के लिए पुतिन की कोई चाल है? कागजों पर शांति लिखी जा रही है, लेकिन हकीकत की जमीन पर सिर्फ विनाश की कहानी है। 4 साल, 1400 से ज्यादा दिन और नतीजा लाखों मौतें, अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर राख और करोड़ों विस्थापित लोग। सीज फायर के ऐलान के बीच भी यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया, तो जवाब में पुतिन की तोपों ने आग उगलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा, ये खंडहरों का युद्ध बन चुका है। बहमूस से लेकर मारियोपोल तक और कीव से लेकर मॉस्को की सरहदों तक बारूद की गंध इतनी गहरी है कि 3 दिन का सीज फायर इसे साफ नहीं कर सकता। क्या ये युद्ध विराम सिर्फ इसलिए है ताकि दोनों पक्ष अपनी थकी हुई सेना को फिर से रीग्रुप कर सके और नए हथियारों के साथ फिर से टूट पड़े? दुनिया 2 गुटों में बटी है। एक पक्ष को लगता है कि ट्रंप का मैजिक काम कर गया और ये महायुद्ध के अंत की शुरुआत है। वही सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है। पुतिन को अपनी विक्ट्री डे परेड के लिए सुरक्षा चाहिए थी और ज़ेलेंस्की को अपने जवानों की घर वापसी चाहिए थी। क्या 11 मई की आधी रात के बाद फिर वही खूनी मंजर शुरू हो जाएगा? यानी तोपें ठंडी नहीं हुई है, बस उन्हें साफ किया जा रहा है। मिसाइलें खत्म नहीं हुई है, बस उन्हें नए टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस जानलेवा संघर्ष को खत्म कर पाएंगे या ये इतिहास का सबसे बड़ा शांति का छलावा साबित होगा? तीन दिन, 72 घंटे और 2000 जिंदगियों की रिहाई सुनने में ये सुकून देता है, लेकिन इस युद्ध के जख्म इतने गहरे हैं कि मरहम के 3 दिन शायद काफी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें बड़ी हैं, पुतिन के इरादे फौलादी हैं और ज़ेलेंस्की की मजबूरी साफ है। सवाल आज का सबसे बड़ा यही है, क्या 12 मई का सूरज फिर से धमाकों की गूंज के साथ उगेगा? क्या ट्रंप का ये 72 घंटे का शांति का कैप्सूल युद्ध के इस लाइलाज मर्ज को खत्म कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ उस तूफान से पहले की खामोशी है जो 11 मई की आधी रात के बाद और भी भयानक रूप लेने वाली है? इतिहास गवाह है कि युद्ध विराम अक्सर शांति के लिए नहीं बल्कि अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेषज्ञ डर रहे हैं कि इन 3 दिनों में जहां एक तरफ कैदी अपने घर लौटेंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन अपनी फ्रंट लाइन पर नई मिसाइलें और घातक ड्रोन तैनात कर लेंगे। अगर 12 मई को धमाके रुक गए तो ये डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार वाली जीत होगी, लेकिन अगर 12 मई की सुबह की पहली किरण के साथ ही फिर से सायरन गूंजने लगे तो यकीन मानिए फिर ये जंग किसी के रोके नहीं रुकेगी। तब ये सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी, जिसमें समझौते की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दुनिया इस वक्त अगर मगर के दोराहे पर खड़ी है। क्या वाकई हम महाजंग के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर यह सिर्फ विनाश का एक छोटा सा इंटरवल है?
12 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में किस रंग से लिखी जाएगी? शांति की सफेद स्याही से या बारूद के काले धुएं से? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट के तनाव की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी है बड़ी धमकी। समझौता अगर नहीं किया तो पछताएगा ईरान। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं समझौता अगर नहीं हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी। किसकी? ईरान की। ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के पास में कोई परमाणु हथियार नहीं रहने दिया जाएगा। अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकाने पर जुटे हुए हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है अभी भी मान जाओ वरना उसके बाद में खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी और उस धमकी का जवाब दिया है ईरान ने। बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी का ईरान की तरफ से जवाब। अब्बास अराक्ची ने कहा है ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चेतावनी दे रहे हैं शक्ति की परीक्षा ना ले अमेरिका। अब्बास अराक्ची का कहना है शांति जंग से नहीं कूटनीतिक समाधान से सुलझाई जाती है। ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं रहे। ईरान कभी किसी के दबाव में नहीं आता और ना ही इस बार आने वाला है। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी अमेरिका लगा ले, सारे दांव आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक अगर उसका परिणाम देखा जाए तो वो यही रहा कि ईरान को वो छुपा नहीं पाया, ईरान को डिगा नहीं पाया, झुका नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है समंदर की लहरों से ही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की रग कहा जाता है, आज वहां पर बारूद की गंध है। शांति की तमाम कोशिशें, सीजफायर के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने दुनिया को दहला कर रखा है। ईरान ने दुस्साहस दिखाते हुए अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स जहाजों पर अटैक बोल दिया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन भेजे गए। जवाब में अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बंदर अब्बास से लेकर केशम द्वीप तक ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी हुई। क्या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट, हॉर्मुज में महायुद्ध। समंदर की लहरें शांत थी, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आसमान से आग बरसने लगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी नौसेना के 3 सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस ट्रस्टन, यूएसएस नेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर एक साथ हमला हुआ। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने घात लगाकर मिसाइलें दागी। दर्जनों कामिकेजी ड्रोन आसमान में मंडराने लगे और तेज रफ्तार ईरानी नावें अमेरिकी जहाजों को घेरने के लिए निकल पड़ी। ये सीधा हमला था। ये सीधे तौर पर सुपर पावर को चुनौती थी, लेकिन अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। जैसे ही ईरानी मिसाइलें रडार पर दिखी, अमेरिकी जहाजों ने लेयर डिफेंस एक्टिव कर दिया। हवा में ही ईरान के ड्रोन और मिसाइलें राख कर दी गई। सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फौरन जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मुख्य सैन्य ठिकानों जैसे बंदर अब्बास, केशम द्वीप और मिनाब को निशाना बनाया।
ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रपति का संदेश साफ था, अगर हमला करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये सीज फायर सिर्फ दिखाने के लिए है। जमीन पर दोनों देश प्रॉक्सी वार से निकलकर अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल सिर्फ दो देशों की सनक का नहीं है, सवाल है आपकी जेब का। दुनिया की कुल समुद्री तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी होर्मुज के रास्ते से गुजरता है। आज वहां सन्नाटा है। इंश्योरेंस की कीमतें आसमान पर है। समुद्री माइंस का खौफ और मिसाइलों का साया है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ जाएगी। हैरानी की बात यह है कि दोनों देश अभी भी कह रहे हैं कि सीज फायर जारी है, लेकिन क्या ये सीज फायर सिर्फ एक छलावा है? क्या ये खूनी खेल आने वाले विनाश की रिहर्सल है? एक तरफ अमेरिका का अड़ियल रवैया है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी जमीन और समंदर पर किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने अमेरिका को एयरबेस देने से तो मना कर दिया, जिससे हालात और भी पेचीदा हो गए हैं। तो अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान फिर से मिसाइलें बरसाएगा या अमेरिका ईरान के भीतर और बड़े हमले करेगा? होर्मुज की ये आग अगर नहीं बुझी तो इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। शांति की तमाम कोशिशें खाक में मिल चुकी हैं और सीज फायर अब सिर्फ एक कागजी शब्द रह गया है। पिछले 48 घंटों में समंदर की लहरें खून से लाल हो चुकी हैं। ईरान ने वो दुस्साहस किया है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमेरिका के 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाजों पर सीधा हमला, ये हमला नहीं बल्कि महायुद्ध का खुला ऐलान है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें चलती हैं, आज वहां सिर्फ बारूद की गंध है। ईरान ने अपने मिसाइल भंडार का मुंह खोल दिया है। एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों को निशाना बनाया। आसमान में आग के गोले नजर आए और समंदर की लहरें कांप उठी, लेकिन अमेरिका ने भी खामोश रहने की गलती नहीं की। जवाब ऐसा था कि ईरान की धरती दहल गई। जास्क बंदरगाह से लेकर रणनीतिक रूप से अहम केशम द्वीप और बंदर अब्बास तक अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को खंडहर बना दिया। बहरहाल ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन पर आत्मघाती हमला है। अगर बंदर अब्बास और हुर्मुज का ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक होता है तो दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। अमेरिका अपनी ताकत झोंक चुका है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या ये वही चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग सुलगाएगी? क्योंकि अब बात युद्ध की नहीं, विनाश की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर यूएस के विदेश मंत्री का कहना है हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है, तहस नहस हो चुका है ईरान का पूरा सिस्टम। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ये बात कही, अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई। आप समझिए, अमेरिका इसी नैरेटिव को पेश करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था ठप, ईरान की रक्षा नीति ठप, ईरान की सरकारें पूरी तरह से ध्वस्त और ईरान का हॉर्मुज सिस्टम वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यही वजह है कि मार्को रूबियो ने एक बार फिर वही बात कही। उन्होंने कहा हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम अब मंजूर नहीं है क्योंकि ईरान का पूरा सिस्टम हो चुका है तहस नहस। चलिए बढ़ेंगे आगे। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से दुनिया की सबसे डरावनी तस्वीर और खबरें हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है? क्या ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेर लिया है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक बयान ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा कर रखा। अमेरिका कह रहा था कि उसने ईरान की कमर तोड़ दी, उसकी मिसाइलें खत्म हो गईं, लेकिन अराक्ची ने दहाड़ मारी, कहा कि हमारा मिसाइल भंडार 120% फुल है और हम 1000% तैयार हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका फंस गया? क्या ईरान ने नए ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी खेप तैयार की जिससे इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाएगा? मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। CIA ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास अब न सिर्फ मिसाइलें बची है, न लॉन्चर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन दावों को बकवास करार देते हुए दुनिया को हिला देने वाला आंकड़ा पेश किया है। ईरान के तेवर तल्ख है और इरादे बेहद खतरनाक। अमेरिका जिस CIA की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रहा था, ईरान ने उसे बकवास और झूठ का पुरिंदा बताकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। दुनिया हैरान है कि जिस ईरान पर पाबंदियों की बेड़ियां थी, वो दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 120% पर पहुंच गई है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी है कि ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जंग की चिंगारी अब होर्मुज में सुलग रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। ये वो इलाका है जहां से दुनिया 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने इसे पिछले महीने हुए संघर्ष विराम यानी सीज फायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान की नई रणनीति साफ है, अगर उसके तेल टैंकरों पर आंच आई तो वो दुनिया की नब्ज यानी कि होर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा। अमेरिका इसी जाल में फंसता नजर आ रहा है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं भरी हैं, बल्कि वो ड्रोन की उस खेप पर काम कर रहा है जो झुंड में हमला करके किसी भी एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी तकनीक को और घातक बना लिया।
तो क्या इजराइल पर होने वाला हमला सिर्फ टला है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? अराक्ची का 1000% तैयार रहने का दावा बताता है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर जंग छिड़ी तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक महाजंग होगी जिसका धुआं पूरी दुनिया को काला कर देगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर सैन्य दुस्साहस की राह पर है? अराक्ची का कहना है कि जब भी कूटनीति का रास्ता खुलता है, अमेरिका बिगाड़ पैदा करता है। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बिल्कुल अलहदा है। वो मिसाइलों के भंडार पर बैठा है और उसकी उंगली ट्रिगर पर है। अगर होर्मुज की खाड़ी में एक भी और गलती हुई तो बारूद का ये ढेर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को स्वाहा कर सकता है। यानी खतरा टला नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ गया है। ईरान की 1000% तैयारी क्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर वाकई आधी रात को किसी बड़े हमले का सायरन बजने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये छद्म युद्ध एक सीधी जंग में बदला तो इसकी आग से पूरी मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया झुलस जाएगी। क्या होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े को उलझाना सिर्फ एक डायवर्जन है? क्या ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर उस दहलीज को पार करने वाला है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है? चर्चा गर्म है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर चुका है? जब दुनिया का ध्यान खाड़ी में मिसाइलों पर है, तब क्या ईरान के पहाड़ों के नीचे कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है? रणनीति के माहिर खिलाड़ी ईरान ने होर्मुज को फ्लैश पॉइंट बना दिया। अमेरिकी नेवी वहां टैंकरों को बचाने में उलझी है, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ दिनों की बात है। अराक्ची का 1000% तैयार होने का दावा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं लगता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रिवेंटिव नीति पर काम कर रहा है, यानी बम बना लो ताकि कोई भी हमला करने की हिम्मत ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा और पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब कोई देश चौतरफा घिरता है तो वो सबसे खतरनाक हथियार का रुख करता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को ढाल बनाया है और होर्मुज को जाल। क्या इस जाल के पीछे परमाणु धमाके की गूंज छिपी है? अगर ईरान ने टेस्ट किया तो अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये कल्पना से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से ईरान में तबाही हुई, अमेरिका की साख और अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, लेकिन असर हुआ दुनिया भर पर। कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, कई जगहों पर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए और अब पर्यावरण को भी नुकसान होता हुआ नजर आता है।
ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं ईरान के खार्ग द्वीप के आसपास की, जिनमें खार्ग द्वीप के करीब समंदर में तेल फैलता दिख रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं कि कहीं ईरान पर अमेरिका का दावा सच तो नहीं हो रहा। ईरान के खार्ग द्वीप के पास समुद्र में बड़ा तेल रिसाव सामने आया, जो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा। ये रिसाव करीब 45 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। तेल के फैलने की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन युद्ध और नाकाबंदी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। इसे वैश्विक तेल सप्लाई और पर्यावरण पर बड़ा असर हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक समंदर में फैले तेल की कीमत करीब 2.8 करोड़ रुपए हो सकती है। ईरान के सबसे बड़े तेल हब खार्ग आइलैंड को समुद्र में बड़ा तेल रिसाव देखने को मिला। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच नई चिंता पैदा करती है। सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई हादसा है या जंग का असर। बताया जा रहा है कि 6 से 8 मई के बीच यूरोप की कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम से ली गई तस्वीरों में खार्ग आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में समुद्र पर फैला एक बड़ा तेल का धब्बा दिखा। समुद्र में तेल रिसाव पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिसाव करीब 45 से 50 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। खबरों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा तेल रिसाव हो सकता है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इसमें करीब 3000 बैरल तक तेल समुद्र में फैल सकता है। रिसाव की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पुराने अंडरसी पाइपलाइन में खराबी या टैंकर्स में जमा बड़े स्टॉक की वजह से हो सकता है। हालांकि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर हमले पहले भी कर चुका है। वो हमले अप्रैल की शुरुआत में हुए थे और ये रिसाव अभी दिखा है, और अमेरिका ने दावा किया है कि उसने तेल स्टोरेज को निशाना नहीं बनाया। इस बीच ये आशंका सिर उठाने लगी है कि कहीं ईरान की तेल पाइपलाइन और टैंकर्स को दबाव की वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि नाकाबंदी की वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा और उसकी तेल स्टोरेज क्षमता सीमित है। ऐसे में या तो उसे प्रोडक्शन रोकना होगा, जिसे दोबारा शुरू करना बेहद बताया जा रहा है कि 6 से 8 मई के बीच यूरोप की कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम से ली गई तस्वीरों में खार्ग आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में समुद्र पर फैला एक बड़ा तेल का धब्बा दिखा। समुद्र में तेल रिसाव पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिसाव करीब 45 से 50 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। खबरों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा तेल रिसाव हो सकता है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इसमें करीब 3000 बैरल तक तेल समुद्र में फैल सकता है। रिसाव की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पुराने अंडरसी पाइपलाइन में खराबी या टैंकर्स में जमा बड़े स्टॉक की वजह से हो सकता है। हालांकि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर हमले पहले भी कर चुका है। वो हमले अप्रैल की शुरुआत में हुए थे और ये रिसाव अभी दिखा है, और अमेरिका ने दावा किया है कि उसने तेल स्टोरेज को निशाना नहीं बनाया। इस बीच ये आशंका सिर उठाने लगी है कि कहीं ईरान की तेल पाइपलाइन और टैंकर्स को दबाव की वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि नाकाबंदी की वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा और उसकी तेल स्टोरेज क्षमता सीमित है। ऐसे में या तो उसे प्रोडक्शन रोकना होगा, जिसे दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जल्द ही उसकी ऑयल पाइपलाइंस और टैंकर दबाव की वजह से फटने लगेंगे। अब समंदर में फैला तेल इस बात की आशंका को पुख्ता करता है। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ईरान के करीब 90% तेल का निर्यात होता है, जिसमें बड़ा हिस्सा चीन को जाता है।
ऐसे में इस हब पर किसी भी तरह की समस्या सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकती है। हालात और गंभीर इसीलिए हो गए हैं क्योंकि अमेरिका ने अप्रैल से होर्मुज में बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है। इस वजह से सैकड़ों टैंकर फंसे हुए हैं और तेल की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई। एक्सपर्ट्स को आशंका है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान के तेल से जुड़ा सिस्टम खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि तेल उत्पादन को अचानक रोकना या शुरू करना आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। समंदर की लहरों पर एक तरफ है दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत, हजारों करोड़ों का अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, और दूसरी तरफ है लकड़ी और फाइबर की बनी छोटी छोटी नावें जिन्हें ईरान अपनी मच्छर सेना कहता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही एक तरह से बड़ी चुनौती दे रहा है अमेरिका को। मच्छर छोटा होता है, भिनभिनाता है, लेकिन अगर झुंड में आ जाए और काट ले तो बड़े से बड़े पहलवान को बीमार कर देता है। ईरान की नौसेना ने इसी सिद्धांत पर अपनी मच्छर सेना तैयार की है। रक्षा विशेषज्ञ इसे मॉस्कीटो फ्लीट कहते हैं। ये कोई हकीकत के मच्छर नहीं, बल्कि फाइबर और प्लास्टिक से बनी वो सैकड़ों छोटी नावें हैं जो समंदर की छाती पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। इन नावों की खासियत यह है कि ये रडार की नजर में नहीं आती। जब तक अमेरिकी रडार इन्हें पहचानते हैं, तब तक ये दर्जनों की संख्या में अमेरिकी युद्धपोत को चारों तरफ से घेर चुकी होती हैं। ईरान ने इसे अपनी पारंपरिक नौसेना से अलग एक गुरिल्ला नेवी के तौर पर विकसित किया है। अमेरिका सैन्य ताकत में ईरान से 1000 गुना आगे है, लेकिन होर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। होर्मुज का रास्ता इतना सकरा है कि वहां बड़े अमेरिकी युद्धपोतों को मुड़ने और पैंतरेबाजी करने की जगह नहीं मिलती। यही शुरू होता है ईरान का खेल। अमेरिकी नेवी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इन नावों पर हमला कैसे करे। अगर अमेरिका एक छोटी नाव पर अपनी करोड़ों की मिसाइल दागता है तो ये मच्छर को मारने के लिए तोप चलाने जैसा होगा, और अगर वो हमला नहीं करता तो ये नावें सुसाइड ड्रोन की तरह युद्धपोत से टकराकर उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त बैक फुट पर नजर आ रहा है।
ईरान की ये मच्छर सेना सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अमेरिकी नाविकों को हर वक्त ये डर सताता है कि लहरों के बीच से कब कौन सी नाव बारूद लेकर उनके करीब आ जाए। तनाव के इस माहौल में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का बिगुल फूंका है। मकसद है होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं छोड़ेगा, होर्मुज की चाबी ईरान की जेब में रहेगी। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।